प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करने वाले हैं देश को। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का ये अहम देश को संबोधन होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसे में पीएम के संबोधन पर देश की नजर है। पाकिस्तान से सीज फायर ऐलान के बाद पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम ये पहला संबोधन होगा। पूरा देश सुनना चाहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि सीज फायर का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन होगा देश को। रात 8 बजे पीएम संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले 10 मई को सीज फायर घोषित किया गया था और अब प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे यानी अब से कुछ घंटे के बाद देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बहुत अहमियत रखता है। सभी देशवासी सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कहना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कुछ देर पहले ही सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ऑपरेशन को लेकर अहम जानकारियां दी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं। सुमित, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज भी कई अहम जानकारियां बताई गई, साझा की गई, सवालों के जवाब दिए गए। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, इसकी तरफ हर कोई देख रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि दरअसल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। सबकी नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर हैं। संबोधन में कई महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताई जाएंगी, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि आखिरकार हमें क्यों करना पड़ा, हमारी मजबूरी क्या थी इस ऑपरेशन को करने की, और जो निर्दोष लोग मारे गए उनको इंसाफ दिलाने में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पहले जो हमने लगातार जो एक्शंस लिए थे वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर लिए थे, बहुत एक्यूरेट थे, बहुत स्पेसिफिक थे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान आर्मी ने कैसे रिटेलिएट किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद हमें क्या एक्शन लेने पड़े और हमें कितनी बड़ी कामयाबी इन एक्शंस में मिली है, ये भी बताया जाएगा। और अभी ये भी बताया जाएगा कि भले ही हम लगातार सीज फायर के लिए हम लगातार बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो रिएक्शन मिल रहा है उसके खिलाफ या उसके विरोध में हमारा क्या रिस्पॉन्स है, इसके बारे में भी बताई जाएगी। तो आप मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ उस समय के जब 22 तारीख को पूरी घटना हुई और अब तक यानी कि पिछले 20-22 दिनों में क्या चीजें हुई हैं, क्या घटनाक्रम हुआ, इस सारे दिनों के बारे में जानकारी देंगे। बड़ी बात सुमित आप यहां बता रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 दिनों में 4 अहम बैठक भी की हैं और आज भी पीएम आवास पर हुई बैठक 80 मिनट तक चली है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है और पीएम मोदी जिस तरीके से एक्शन में है, ऐसे में उनका संबोधन अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे बहुत अहम होने वाला है। इस बारे में लगातार हमारे सहयोगी सुमित भी हमें जानकारी दे रहे हैं कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के बीच लगातार हुए ऑपरेशंस के बारे में, जिस तरीके से देश के सामने तमाम जानकारियां सेना प्रमुख के जरिए रखी गई हैं, उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीएमओ लेवल के अधिकारी आए और तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं है, पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मदद कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया, आतंक से लड़ाई को पाकिस्तानी सेना ने अपनी लड़ाई बनाया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। तो पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही के बाद शहबाज और मुनीर ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। भारतीय सेना के शौर्य और जाबाजी से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है और पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और भारत का मिशन पूरा हुआ है। बड़ी खबर से आपको ये भी बता दें कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश को ये संबोधन होगा। ये संबोधन खास अहमियत इस वजह से रखता है क्योंकि ऑपरेशन
सिंदूर जारी है। ऐसे में पीएम के संबोधन पर देश की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान से सीज फायर ऐलान के बाद अब पीएम राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। ये पहला संबोधन होगा। इससे पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ से कई बयान सुने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया था, लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से सेना ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन प्रधानमंत्री अब अपनी बात रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बीच इस अहम संबोधन को करेंगे। आज रात 8 बजे ये संबोधन होगा, तो हर कोई जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फौरन ही मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना बयान सामने रखा और अपना एक वर्जन, अपना एक नैरेटिव सामने रखने की कोशिश की। प्रधानमंत्री अब तक सामने नहीं आए थे, लेकिन अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करेंगे। तो क्या वो तमाम बिंदुओं पर जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, उन सब मुद्दों को एड्रेस करेंगे क्या? देखिए, आपको याद होगा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर वहां से ये संदेश दिया था कि पहलगाम के गुनहगारों को हम नहीं छोड़ेंगे और धरती के जिस भी कोने में हैं उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से भी या फिर तमाम मीटिंग के जरिए भी ये संदेश देते रहे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। और फिर देखा गया कि कैसे पिछले 3-4 दिन में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई की जिसकी वजह से पाकिस्तान पस्त हो गया। हाँ, भले ही शहबाज शरीफ आकर देश के नाम संबोधन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ के काउंटर में अब प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इसलिए हो रहा है क्योंकि 3-4 दिन के सैन्य कार्रवाई के बाद अब भारत आगे क्या करने वाला है, भारत ने ये युद्ध क्यों बंद किया, भारत ने युद्ध विराम का फैसला क्यों लिया और उसके बाद अब आगे क्या होगा। और दूसरी बात है कि दुनिया जब ये कह रही है कि इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप था, तो अब भारत की तरफ से ये मैसेज देना जरूरी है कि पाकिस्तान को निपटने के लिए हमें किसी तीसरे कंट्री की जरूरत नहीं है, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री जब 8 बजे संबोधन करेंगे तो उसमें भारत का पक्ष दुनिया सुनेगी। ये संदेश केवल भारत के देश के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। हम केवल बुद्ध की धरती नहीं है, हम तमाम भारतीय वीरों की भी धरती है। और इसीलिए जब पाकिस्तान ने यह कार्रवाई की तो भारत ने जवाबी तौर पर उसे सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की। यह आपको संबोधन से निकलकर सामने आएगा। मनीष, बड़ी बात आपने बताई है। ऐसे में पाकिस्तान से सीज फायर ऐलान के बाद पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम ये जो पहला संबोधन होगा, रात 8 बजे का वक्त, पीएम का संदेश, क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोलेंगे, क्या सीज फायर पर बोलेंगे, क्या सेना के शौर्य पर बोलेंगे, क्या पाकिस्तान के झूठ पर बोलेंगे और क्या आतंक के खिलाफ युद्ध पर बोलेंगे? क्योंकि आज के इस हालात के बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक एजेंडे के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत दुनिया के सामने तथ्य रखने की कोशिश की गई है, क्या आज के इसी संबोधन में पाकिस्तान के झूठ पर बोलेंगे पीएम, क्या आतंक के खिलाफ युद्ध पर बोलेंगे? बिल्कुल, तो ये सीधा प्रसारण हम करेंगे। सुरभि अपने दर्शकों को रात 8 बजे से दिखाएंगे TV9 भारतवर्ष पर। प्रधानमंत्री को आप लाइव देख सकते हैं। रात 8 बजे कौन सी बड़ी बात कहने वाले हैं वो सब हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे। शुक्रिया फिलहाल मनीष और सुमित आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को आज भारतीय सेना ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। भारत ने 2 टूक कहा है कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। सेना ने आज साफ कर दिया कि अब अगले मिशन की तैयारी है। आतंक पर आखिरी प्रहार के लिए प्लान दमदार है। हिंदुस्तान के सभी मिलिट्री बेस तैयार हैं। आतंक के खिलाफ हमारे सभी हथियार रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया कि इशारा ही काफी है। रामायण की चौपाई से पाकिस्तान को साफ इशारा किया गया। रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। पाकिस्तान में घुसकर आतंक की फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाने वाली हिंद की फौज का जोश हाई है। इस बार पाकिस्तान को 1971 से भी बड़ा दंड देने की तैयारी है। आतंक का सफाया करने के लिए भारत की सेना हमेशा तैयार है।
और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को आज भारत ने सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि आतंकवाद का साथ दोगे तो तबाह कर देंगे। सुनिए हिंदुस्तान की ललकार। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी। और अब आपको हिंद के शौर्य की तस्वीर दिखाते हैं। सेना के पराक्रम का ऐसा वीडियो जिसे आप खुद भारतीय सेना ने जारी किया है और जनरल मुनीर को सीधा संदेश दिया है कि अब आतंकी साजिश की तो याचना नहीं, रण होगा। भारतवर्ष के शूरवीरों का पराक्रम, पाकिस्तान की टेरर आर्मी पर प्रचंड प्रहार, ये दृश्य पाकिस्तान में खौफ पैदा कर रहे हैं। सेना के ये शूरवीर पाकिस्तान का हलक सुखा रहे हैं। इन हथियारों से जिन्नालैंड का दम उखड़ रहा है। इन योद्धाओं ने आतंकियों की जान सुखा रखी है। इनसे डरने की वजह बनती है इन जंगबाजों के आगे किसी दुश्मन की कोई बिसात नहीं है। ये सबसे सॉलिड भरोसेमंद हिंदुस्तान के वो सुपर सुरमा हैं जिन्होंने बॉर्डर पर युद्ध के लिए फड़फड़ाने वाले पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और साफ संदेश दिया कि अब याचना नहीं, रण होगा। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमले वाली झूठी खबर की हवा खुद भारतीय सेना ने निकाल दी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर बने परमाणु हथियार भंडार स्थल को निशाना बनाने की खबर से इनकार किया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hill, whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. कुछ अफवाहों में तो पाकिस्तान में हाल ही में आए भूकंपों को भी इस हमले से जोड़ दिया गया। इसके साथ ही एयर मार्शल भारती ने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारे देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन के एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह मिसाइल अपना टारगेट मिस कर गई। उन्होंने कहा कि आप तस्वीर में इन मिसाइल के टुकड़ों को देख सकते हैं, ये सब हमारे पास है। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
हिंदुस्तान के शूरवीरों ने पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। फिलहाल सीज फायर का ऐलान हो गया है, सीमा पर शांति है और पाकिस्तान की हरकतें भी कम हो गई हैं। लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिससे पाकिस्तान दहशत में है। आज दिल्ली में बड़ी हलचल देखने को मिली। पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चलता रहा। पीएम मोदी ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दिया है। कल भी पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस शामिल हुए थे। इस बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा था कि अगर सीमा पार से गोली चलती है तो इधर से गोला चलेगा। भारत के हमलों के बाद से जिन्ना लैंड में खौफ दौड़ रहा है। जनरल मुनीर अब तक बिल में दुबका हुआ है। हमले वाले दिन तो मुनीर को बंकर में शिफ्ट होना पड़ा। देखिए ये पूरी खबर। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान की सेना की दिलेरी है, जो दुश्मनों पर टूटती है तो फिर उन्हें मछली की आंख की तरह कुछ भी नहीं दिखता। उनकी निगाहें घूरती हैं तो दुश्मनों की ताकत आधी हो जाती है। हिंदुस्तान की ताकत का एहसास अब जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ को हो चुका है। भारत के सैन्य एक्शन के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा है। कोई बिलबिलाया है, कोई झल्लाया है, किसी का दिल दहला है, किसी का हलक सूखा है, कोई मातम मनाने में जुटा है तो कोई छाती पीट पीट कर विलाप कर रहा है। 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में हिंद के शूरवीरों ने तूफान ला दिया। भारत के एक्शन से दुश्मन देश में खौफ दौड़ रहा था। आतंकियों का आका जनरल आसिम मुनीर बिल में दुबक गए थे। भारतीय सेना की स्ट्राइक से जनरल मुनीर की हालत खराब थी। जंग चिल्लाने वाले जनरल मुनीर हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था तब मुनीर बंकर में थे। पाकिस्तान में पसरा 100% शुद्ध हिंदुस्तानी खौफ मुनीर के जहन में साफ दिखाई दिया। बड़ी बात यह है कि अभी भी जनरल मुनीर सरकारी आवास के बजाय रावलपिंडी के सेफ हाउस में दुबके हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन सीज फायर का ऐलान होने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पाकिस्तान सीमा से सटे जिन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था उन्हें चालू कर दिया गया है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। इस बीच पाकिस्तान की सीमा से सटे जिन 32 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था उन्हें तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया गया है। अब इन एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इससे पहले इन्हें 15 मई तक के लिए बंद किया गया था। जिन एयरपोर्ट्स को चालू किया जा रहा है उनमें आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुर, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, भुंतर, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नालिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट, सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तरलाई है। इन सभी एयरपोर्ट से अब उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। दरअसल आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की हिमाकत की थी, जिसके कारण इन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था। वहीं भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान सीमा से सटे एयरपोर्ट्स पर अपने विमानों की आवाजाही चालू कर देता है, ताकि पैसेंजर विमानों का ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और भारत के शूरवीरों ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे ढेर कर दिए। वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। शायद उसे मालूम था कि अगर घुटने नहीं टेके तो ऑपरेशन सिंदूर उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक कांप रहा है। जनरल मुनीर सोच रहा था कि पहलगाम का प्रतिशोध लेने के लिए इंडियन आर्मी पीओके में कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करके लौट जाएगी, लेकिन उसके अक्षम्य अपराध की सजा देने के लिए भारतीय सेना ने पूरे पाकिस्तान को ही आईसीयू में पहुंचा दिया। इसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान की पल्स रेट गिर गई और बीपी हाई हो गया, कलेजा बैठ गया, पैर कांपने लगे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सौंपे गए सभी टास्क को पूरी दक्षता, सटीकता और पेशेवर तरीके से कामयाबी के साथ पूरा किया। यह अभियान पूरी तरह राष्ट्र हित के अनुरूप, सुनियोजित और गोपनीय तरीके से संचालित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान के 20% डिफेंस सिस्टम तबाह और बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की 11 एयरबेस की तबाही भी दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान के शूरवीरों ने मुनीर के आतंकी सपोलों को पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा।
जैश, हिजबुल और लश्कर के 9 आतंकी कैंपों को तहस-नहस कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी फैक्ट्रियों में मौजूद 100 आतंकी मारे गए तो पाकिस्तान के 40 सैनिकों की भी मौत हुई है। भारत की फौज ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। हिंद के प्रहार से मुनीर की सेना कांप उठी। पाकिस्तान के फाइटर जेट कबाड़ साबित हुए। पूरी खबर देखिए। हिंदुस्तान के सैन्य एक्शन से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप गया। जनरल मुनीर अब समझ चुका है कि भारत को आतंकवाद से दहलाने का उसका मंसूबा पाकिस्तान के लिए घातक हो सकता है। 7 मई की आधी रात के वो 25 मिनट पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा, जो भारत के ताकतवर लड़ाकू विमानों और घातक मिसाइलों ने उसके खासम खास आतंकवादियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की। तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों पर भारत सेना ने कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना फेल साबित हुई। पाकिस्तान के फाइटर जेट भी इंडियन एयरफोर्स ने गिरा दिए। एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट गिराए यह हमें पता है, कितने फाइटर जेट गिराए ये नहीं बताएंगे। वहीं भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त किए, रडार सिस्टम भी नष्ट किए। पाकिस्तान के 500 से ज्यादा ड्रोन्स भी तबाह हुए हैं। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उसके रग रग में झूठ है। संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। सबसे पहला झूठ, पाकिस्तानी सेना प्रोफेशनल है जबकि उसका असली काम आतंकी तैयार करना है। दूसरा झूठ, पाकिस्तानी सेना अनुशासित है जबकि सीजफायर के कुछ देर बाद ही सीमा पर फायरिंग की गई और ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। तीसरा झूठ, सरकारी आदेश का पालन करते हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सरकार सेना की कठपुतली है। चौथा झूठ, पाकिस्तानी लोग संघर्ष विराम के बाद जश्न मना रहे हैं जबकि पाकिस्तान में इस समय सेना और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। भारत ने इस्लामाबाद तक कैसे हमला किया। पांचवा झूठ, पाकिस्तानी रडार सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट किया जबकि भारतीय ड्रोन को दुनिया की बेहतरीन रडार सिस्टम भी डिटेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है। छठा झूठ, पाकिस्तानी नौसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया जबकि पाकिस्तान का सिर्फ एक सबमरीन ऑपरेशन में है और 4 खराब हो चुके हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी चोट दी है। महज 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए गए। डीजीएमओ ने पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही के सबूत भी दिए। आतंकी अड्डों पर भारत की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जब भारत के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले करने शुरू किए तो इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य अड्डों पर हमला बोल दिया। कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। अब आपको बताते हैं कि भारतीय हमले में पाकिस्तान के कौन-कौन से एयरबेस तबाह हुए हैं। भारतीय सेना ने 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक किया। भारतीय हमले में गिलगित बाल्टिस्तान का स्कर्दू एयरबेस, रावलपिंडी का नूर खान चकलाला एयरबेस, पंजाब का मुरीद एयरबेस, पूर्वी पंजाब का सियालकोट एविएशन बेस, पंजाब का पसरूर एयरबेस, मुशफ का सरगोधा एयरबेस, मध्य पंजाब का चुनियान एयरबेस, शोरकोट का रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सिंध बलूचिस्तान का जैकबाबाद एयरबेस, सिंध का सुकूर एयरबेस और कराची के पास मौजूद भुलारी एयरबेस तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सियालकोट समेत पाकिस्तान सेना के कई अहम सैन्य अड्डे तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने न सिर्फ अपनी तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी मजबूत धमक बनाई है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के आतंकी चेहरे के बारे में। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। लश्कर का सरगना हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रऊफ 7 मई को भारतीय हमले में मारे गए एक और आतंकी मुदस्सर के जनाजे में शामिल हुआ था। हैरानी की बात यह है कि रऊफ लश्कर चीफ हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का सीनियर सदस्य है और पाकिस्तानी सेना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ की यही आईडी दुनिया को दिखाई थी। पाकिस्तानी सेना यह कहकर उसका बचाव कर रही है कि वो अमेरिका का घोषित मोस्ट वांटेड आतंकी नहीं बल्कि एक मौलवी है और PMML का सीनियर सदस्य है। और अब देखिए आतंकी हाफिज रऊफ का वीडियो जिसमें वो आतंकी मुदस्सिर के जनाजे में शामिल हुआ था और नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा था।
ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी, पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसमें उसके पीछे आर्मी के कुछ अधिकारी खड़े थे। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें भी आर्मी के अधिकारी दिख रहे हैं। वो दिन की तस्वीर थी, ये रात की तस्वीर है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है कि उसकी जो ये पोल खुल गई है, उसका जो ये सच दुनिया के सामने आ गया है कि आतंकी आगे खड़े होते हैं और उनकी सेना पीछे खड़ी होती है, वो बार बार कोशिश कर रहा है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका नंबर भी बताने की कोशिश की, लेकिन एक और खबर आ गई उसकी पोल खोलती हुई। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन शायद वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही। अभी लगातार इसके बारे में, रऊफ के बारे में भी जानकारी मिली कि ना सिर्फ ये हाफिज सईद का बहुत करीबी है, बल्कि उनके जो आप कह सकते हैं मरकज या फिर दूसरी जगहों पर उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता था। और अगर आप देखें, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि एक नहीं, अलग अलग जनाजों के अंदर वो नमाज अदा करता नजर आया। और खास बात यह भी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये भी तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी उसको भी डिनाई करती आई है। जो तस्वीरें और जो जानकारी दोबारा से मिली है, वो यही बता रही है कि रऊफ की जो गठजोड़ है या फिर उसकी जो प्रेजेंस थी, वो ना सिर्फ इन टेररिस्ट कैंपों में थी, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ भी थी। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी अब उसको बचाने की कोशिश कर रही है। जी सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले एक बार फिर से बता दें कि किस तरह से हमेशा पाकिस्तान की सरकार एक कवर देती हुई नजर आई है उन आतंकियों को। वो कभी उन्हें मौलवी बता देती है, तो कभी वो कहते हैं कि आम नागरिक हैं वो इधर। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर वो है जो पाक आर्मी ने जारी की है, और दूसरी तस्वीर वो है जिसमें वो लश्कर चीफ के साथ नजर है आती दिख रही है। देखिए, एक बात साफ है कि इस बार जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद कई बार हमने देखा कि आतंकियों के जनाजे को सल्यूट करते हुए नजर आए, और आतंकियों के जनाजे में सेना के अफसरान पाकिस्तान के शामिल हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी LOC पर गोलाबारी की थी। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से जम्मू के परगवाल में कई घरों को नुकसान पहुंचा। देखिए अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन किया, तो उसके बाद हमारे रिहायशी इलाकों को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीज फायर हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और किस तरीके से हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परगवाल इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घर किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो सीज फायर वायलेशन हुआ है उसमें किस तरीके से ये टूटा है। कंक्रीट की दीवारें किस तरीके से बिखरी पड़ी हैं, और ये देखिए दीवार जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। कमरा जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और ये है पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत, जो साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग की गई। उसके बाद क्योंकि कल एक बार फिर जो शांति थी बॉर्डर पर वो बनी हुई थी। सीज फायर के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। सरहदी इलाकों से शेल्टर शिफ्ट होने वाले लोग अब वापस अपने घरों में भी लौट रहे हैं। इरफान कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। अब चूंकि सीज फायर एग्रीमेंट के बाद हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामान्य हो रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, मामूल की जिंदगी पटरी पर आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं ये उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के वो तमाम लोग हैं जो कि प्रशासन ने इवैक्यूएट किए थे, और अब उनको वापस जो है घर भेजा जा रहा है अपने स्थानीय इलाकों में। और लगातार जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस जो है उन्हें यहाँ बारामूला बुलाया गया है, जहाँ पर कई लोगों को सेफ शेल्टर में रखा गया था। इस तरफ भी देखें, कैमरा पर्सन मेरे थोड़े आगे की तस्वीरें दिखाएं। ये तमाम लोगों को जो है एक बार फिर से घर वापस सुरक्षित भेजा जा रहा है। ये उम्मीद है कि सरहद के लोग जो है वो सुरक्षित रहे। क्या बात, कितने खुश हैं आप? कहाँ रहते हैं? ये काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ उड़ी के इलाकों के रहने वाले हैं साफ तौर पर। और ये आप जो है ये तमाम गाड़ियाँ घर वापसी के लिए रखी गई है। और देखिए, सीज फायर के ऐलान के बाद श्रीनगर में जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है, लेकिन डल झील के पास अभी भी सन्नाटा पसरा है। श्रीनगर से हमारे TV9 के संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी श्रीनगर के डल झील के ठीक बाहर है। आमतौर पर यह इलाका मई के महीनों में पूरी तरह से भरा रहता था,
लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और यहां आने जाने की कनेक्टिविटी को कम कर दिया गया है, लिहाजा यहां वो सन्नाटा आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद कल जिस तरह से बिल्कुल शांति रही श्रीनगर में और डल लेक के इलाके में, उसके बाद पर्यटकों को भी ये उम्मीद है कि जल्द वहां आने को मिले और खासकर कश्मीर के चाहे होटल के व्यवसायी हो, रेस्टोरेंट वाले हो, शिकारा वाले हो, हाउस बोट के लोग हो, वो सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द पर्यटन एक बार फिर से कश्मीर में लौटेगा और एक बार फिर से यहाँ पर बहार जैसा माहौल होगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकारा वाले या इक्का दुक्का स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के लोग नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि श्रीनगर का एयरपोर्ट अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुआ है, अभी भी बंद है। इसके अलावा जम्मू से दूरी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा श्रीनगर तक है नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बॉर्डर इलाकों में शांति देखी जा रही है। पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो पंजाब के पठानकोट का है, जहां बाजार के हालात शांतिपूर्ण दिख रहे हैं। बाजार खुल गए हैं। लोगों का कहना है कि जब हमले हो रहे थे तब भी वो घबराए नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उनका कहना है कि युद्ध समाधान नहीं है और अब हालात सामान्य है। हाँ, अभी सामान्य, अभी रात को भी पीसफुली सोए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं ब्लैक आउट वगैरह, वो हमें फॉलो करनी चाहिए एज ए गुड सिटीजन। वो हमारी सेफ्टी के लिए है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, कोई रात में ऐसा कोई ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई, कोई ऐसा ड्रोन कुछ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भी हालात सामान्य दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रात शांतिपूर्ण रही। किसी भी हरकत की सूचना नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि शांति बनी रहनी चाहिए। शांति बनी रहनी चाहिए, जंग नहीं होना। जंग कोई मसले का हल नहीं है, बातचीत करो और मसले का हल निकालो। कोई जंगे कोई हल नहीं निकलता। फिरोजपुर में पिछले 5 दिनों से स्कूल भी बंद है। लोगों को उम्मीद है कि अगर सब ठीक रहा तो कल स्कूल भी खुल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास वर्षा पर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर बैठक की गई, जिसमें महाराष्ट्र और मुंबई की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने सरकारी निवास स्थान यानी वर्षा बंगलो पर एक सिविल मिलिट्री डिफेंस की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेंद्र भारती, महाराष्ट्र के दोनों मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। इसके अलावा सिविल डिफेंस के तमाम बड़े अधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया गया था। इस मीटिंग में मुंबई और महाराष्ट्र को पूरी तरीके से अलर्ट रहने की चेतावनी दी है, ताकि किसी भी वक्त अगर महाराष्ट्र और देश भर में कोई भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद किस तरह से मुंबई पुलिस के जवान और सिविल डिफेंस के जो तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं, इसकी सूचना निर्देश जो है जारी किए गए। हालांकि अब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता भले हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई हमला हो तो उसमें मुंबई पुलिस और सिविल डिफेंस जो है उसमें नाकाम रहे। इसी वजह से आज एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। उसके अलावा मुंबई के तमाम जो तटीय क्षेत्र हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं वहाँ पर भी अलर्ट रहने के आदेश जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। और शिरडी में साईं बाबा मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद मंदिर में नारियल, फूल, माला और प्रसाद ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शिरडी के जिस साईं बाबा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता था, वहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। हर गतिविधि पर पुलिस कर्मियों की नजर है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। दरअसल साईं संस्थान ट्रस्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके कारण मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं की तलाशी ली जा रही है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भक्तों को मंदिर में नारियल, हार, फूल और लड्डू प्रसाद ले जाने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। फिलहाल साईं संस्थान ट्रस्ट ने धमकी भरे ईमेल को लेकर शिरडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस की साइबर टीम जाँच में जुटी है। दरअसल हर साल मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। इससे पहले भी ट्रस्ट को ऐसी धमकियां मिल चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान से टकराव को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। और किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए दिल्ली में लोगों को जागरूक करने की कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत आज दिल्ली के कृष्णा नगर मार्केट में मॉक ड्रिल की गई। वीडियो दिल्ली के कृष्णा नगर मार्केट में हुई मॉक ड्रिल का है, जहां आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल की गई।
ड्रिल के दौरान पहले सायरन बजाकर इमरजेंसी हालात का वातावरण तैयार किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए मौजूद लोगों को संकट की घड़ी में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रशासन के मुताबिक ड्रिल का मकसद आम नागरिकों को सतर्क और सजग बनाए रखना है। इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन आगे भी जारी रहेगा। ड्रिल में शामिल लोगों के मुताबिक चाहे युद्ध की स्थिति हो, आग लगने की घटना हो या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, लोग हर परिस्थिति में एक दूसरे की सुरक्षा और सहायता कर सकेंगे। प्रशासन लगातार ऐसे अभियानों के जरिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। आज कृष्णानगर मार्केट में मॉक ड्रिल की गई, वहीं आगे भी दिल्ली के कई इलाकों में मॉक ड्रिल की जाएगी। सूत्रों की माने तो कश्मीरी गेट, गफ्फार मार्केट और दिल्ली सचिवालय परिसर में मॉक ड्रिल आयोजित की जा सकती है। और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को इतना गुप्त रखा कि पाकिस्तान को भी इस ऑपरेशन की भनक नहीं लगी। प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदलाव होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदलाव होगा, और जो बदलाव हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदलाव था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। 22 तारीख से 7 मई तक लगभग ये 14 दिन आप सभी ने देखा पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से एक माहौल टेंशन का था, प्रेशर का था। पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी शेल को भारतीय सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया। पाकिस्तान की ओर से हमले के दौरान राजौरी के कई इलाकों में पाकिस्तानी जिंदा बम की तलाश की जा रही है। वहीं पंजाब के जालंधर में भी पाकिस्तान के गिराए बम को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। जालंधर के सरकारी दफ्तर के सामने पाकिस्तानी बम गिरा था। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के प्रति दुनिया भर में रुझान बढ़ रहा है। आयुर्वेदिक पर्यटन कमाई का भी बड़ा जरिया बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद न केवल वैकल्पिक उपचार पद्धति है, बल्कि जीवन को बदलने का तरीका भी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आयुर्वेदिक इलाज के लिए आ रहे हैं। इससे आयुर्वेदिक टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। आयुर्वेदिक टूरिज्म उपचार, संस्कृति, स्थिरता और आत्म खोज का मिश्रण है। एक अध्ययन के मुताबिक 2023 तक आयुर्वेदिक उद्योग 57,450 करोड़ का हो चुका था। वित्त वर्ष 2028 तक इसे 1.2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 70 से 80% लोग गैर पारंपरिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने 2025-26 के बजट में आयुष मंत्रालय का बजट 3,712.49 करोड़ रखा, जो 2023-24 के बजट में 3,000 करोड़ था। आयुर्वेदिक विज्ञान में रिसर्च के लिए 144.05 करोड़, आयुर्वेदिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए और 413.54 करोड़ केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद को आवंटित किया गया है। आयुर्वेदिक टूरिज्म के अलावा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से भी भारत को कमाई हो रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और UAE भारतीय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के प्रमुख आयातक हैं।